तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2021 के आर के प्रीलिम्स के जीएस पेपर को। इससे पहले हमने 2021 के प्रीलिम्स के हिंदी के पेपर को देख लिया था और ये 21 का प्री का पेपर है और इसके बाद हम 21 के मेंस के जीएस के पेपर देखेंगे। उसके बाद हम 2017, 16, 13 जितने भी प्रीवियस ईयर हुए थे सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 21 का पेपर है जीएस का प्रीलिम्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूँकि ये आर और यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यूज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो हम चलिए शुरुआत करते हैं और हम पूरा पेपर देखेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर के 140 तक। जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, वो सब हम आपको कराएँगे यहाँ पर। पेपर की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर लिया है। मैं हिंदी में पेपर कराऊँगा आपको, हिंदी में पढ़ूँगा, आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है किस जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ओवरऑल ये सवाल कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो भारत में ईंधन होता है वो जीवाश्म ईंधन से होता है, यानी कि वही पेट्रोल डीजल कोयला वगैरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है भारत में? तो ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। आप इंग्लिश में देख सकते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी जो बांध वगैरह बना के समुद्र से मिलती है, ठीक है। विंड एनर्जी जो पवन ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो यूरेनियम वगैरह से बनती है और सोलर एनर्जी। आपको बताना है इसमें से कौन सबसे ज़्यादा भारत में ईंधन उत्पादित करता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप सही आंसर मेरा सुनने से पहले आप सबसे पहले खुद इसको लगा के ट्राई करेंगे कि आपको ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आप मेरा वीडियो आगे प्ले करेंगे और देखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है सौर ऊर्जा। भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। और भारत सरकार ने सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2025-26 तक वही 2250 मेगावाट यूनिट रखने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इतना आप इसके बारे में याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आर और यूपी पीसीएस के एग्जाम में कालक्रम बहुत पूछा, तो आप जो भी घटना पढ़ेंगे इतिहास की या कोई भी फैक्ट्री वगैरह कौन कब कहाँ स्थापित हुई, इसके साथ ही वो कब स्थापित हुई ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बताना है इसमें कालक्रम लगाना है कि किसके बाद कौन सी फैक्ट्री स्थापित हुई या क्या कहाँ पे क्या क्या स्थापित हुई, ठीक है। तो आप पहले गेस करिए और बताइए कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो इसमें चलिए सही आंसर इसका देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल लगी थी। ये 1854 में लगी थी, ये आपको याद रखना है। ये कब लगी थी? ये 1854 में लगी थी, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे आती है रिसाड़ा में प्रथम जूट मिल। ये रिसाड़ा में बंगाल में होता है, ये 1855 में लगी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना कब लगी थी। ये क्या हो गया, 1855 में लगी थी। ये तो पूरा गायब ही हो गया। और फिर तो पहला ये हो गया बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल 1854 में। फिर भारतीयों फिर ये रिशाड़ा में प्रथम जूट मिल, ये 1855 में। और उसके बाद ये प्रथम स्टील बार का उत्पादन ये 1874 पे लगी थी। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप याद रखना। और अंतिम जो इसमें ऑप्शन दिया है उसमें जो चीनी उद्योग का विकास भारतीयों द्वारा किया गया वो 20वीं शताब्दी में, ये 1903 में किया गया था, प्रथम चीनी मिल लगी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना और इस प्रकार इस ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर में और वर्तमान स्थिति, ये जो शहर हैं, ठीक है, प्रदेश के शहर, और ये वर्तमान में इनकी क्या स्थिति, यानी वर्तमान में इसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। और कौन इसमें सुमेलित नहीं, यानी कि गलत आपको नाम बताना है, ठीक है। तो कोइल और कोइल को अलीगढ़ कहते थे, ये एकदम सही है। महोत्सव नगर महोबा को कहते थे, ये भी सही है। और महोदय श्री कन्नौज को कहते थे, ये भी सही है। जेजाक भुक्ति कौसाम्बी को कहते थे, ये गलत है, ठीक है। और ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि जो जेजाक भुक्ति है ये कहते हैं बुंदेलखंड वाले रीजन को, ठीक है। कौशाम्बी को नहीं कहते क्योंकि ये इलाहाबाद के पास पड़ता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो अब बताइए, नौचंदी का मेला, बाबरू बाबा का मेला, फूलडोल का मेला और बटेश्वर का मेला। तो इसका सही जवाब है नौचंदी का मेला। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। और ये नौचंदी का मेला यूपी में कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील, वुलर झील, नाल सरोवर और सांभल झील। आपको बताना है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुलर झील, ठीक है। वुलर लेक जो है वो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो हो जाएगा चिल्का लेक, ठीक। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है और वो
लैगून वाली है, और अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो हो जाएगी हमारी सांभर झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। ये हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्टली जो है ये करंट का सवाल था। ठीक है, तो करंट वाले सवाल का मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, कुछ और नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जब पेपर हुआ था उस समय ये तूफान चक्रवात चर्चा में था, इसलिए इसको पूछा गया था। तो करंट वाले क्वेश्चंस को आपको उनका लोड नहीं लेना, ना ही याद रखना। ठीक है, तो वैसे तो ये उस समय अरब सागर में आया था, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता और ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। ये भी करंट का सवाल है, क्योंकि उस समय मिताली एक्सप्रेस नई नई लॉन्च की गई थी 2020 में, तो वही उठा के 21 में इनको पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप बताइए, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच ही चलाई गई थी, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, आप बताइए मिताली एक्सप्रेस। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, यानी ढाका से जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी तक ये मिताली एक्सप्रेस चली थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है। ठीक है, आपको इसमें बताना है घटती उत्पादकता, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी होती है, सबसे पहले आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये इन इतनों का क्रम दिया हुआ है ऑप्शन में। हाँ, बताइए इसका सही जवाब क्या है, आप पढ़ के पॉज करके पढ़िए फिर बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी का मतलब है कि सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो मैंग्रोव की होती है, जो कि ऑब्वियस है, हम सबको पता है। और उसके बाद घास के मैदानों की होती है, फिर झील की होती है और फिर सागर की होती है। ठीक है, ये हो गया सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं कि 9वां सवाल है कि राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। ठीक है, तो कोरम या जो गणपूर्ति है वो चाहे राज्य विधानसभा हो चाहे केंद्र में संसद हो। ठीक है, तो वो जो होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है या उससे अधिक। ठीक है, उससे यानी 1/10 में से कम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये आपको बताना है कि सितार में जो सितार के तार को जब हम खींचते हैं तो किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य और अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा अप्रगामी और अनुप्रस्थ। ठीक है, तो चाहे ये सितार हो या जो स्प्रिंग होती है उसको खींचने पे जो तनाव उत्पन्न होता है, या कोई भी तार हो खींच के जो उसमें झंझनाहट उत्पन्न होती है, आपको याद रखना उन सभी का जो जवाब होता है वो ये होता है कि अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे उसमें पाई जाती हैं। अगला देखते हैं कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक होता है उन्हें क्या कहा जाता है। छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम। आपको बताना है कि जो है 1 करोड़ उनका क्या बोलते हैं टोटल राशि और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, तो उनको क्या कहेंगे। ये भी आप मान के अगर चलें तो उस टाइम के करंट का सवाल है, क्योंकि भारत सरकार ने जो एमएसएमई सेक्टर है उसके ये जो इसकी शर्तें थी उसमें उनसे बदलाव किया था 2020-21 में, वहीं से सवाल पूछा गया। तो 1 करोड़ और 5 करोड़, 1 करोड़ का राशि और 5 करोड़ का टर्नओवर वाला जो है वो आपका हो जाएगा सूक्ष्म उद्योग, यानी कि माइक्रो, ना ही लघु और ना ही मध्यम। ठीक है, सूक्ष्म उद्योग, क्योंकि सूक्ष्म उद्योग का 1 करोड़ और 5 करोड़ होता है, लघु का हो जाता है 5 करोड़ और 50 करोड़, और मध्यम का हो जाता है 50 करोड़ और 250 करोड़। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये तो एकदम सही दिया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर देंगे। कैलेंडर के अनुसार किसके बाद कौन सा आता है आपको ये देखना है। तो सबसे पहले आती है हमारी बसंत ऋतु, ये वही फरवरी के आसपास आती है। और बसंत ऋतु के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है, और उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, और फिर लास्ट में आती है शरद ऋतु, यानी कि जनवरी से अगर फरवरी तक दिसंबर तक देखें तो ये क्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। ई राशन सेवा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो इसका सही जवाब है दिल्ली। ये करंट का सवाल है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 14वां सवाल था कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, एनडीएमए एक्ट जिसको कहते हैं, वो कब पारित हुआ था। ठीक है, तो ये 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कथन दिया गया और कारण दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये दोनों ही, ये स्टेटमेंट पहला वाला तो पहली बात तो सही है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ये आपके लिए जीएस का एक सवाल भी है। ठीक है, करी थी। और वो उन्होंने लंदन में इसकी स्थापना क्यों करी थी, क्योंकि वे ब्रिटिश जनमानस को ब्रिटिश की जो क्रूरतापूर्ण आर्थिक नीतियां थी उससे अवगत कराना चाहते थे।
तो ये कथन भी सही है और इसका जो व्याख्या की गई है कारण के रूप में वो भी सही, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16वां सवाल हमारा क्या है कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। आपको जनजातीय जिलों की संख्या बताना कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। सर्वाधिक जनजातीय जिले नागालैंड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जापान, चीन, रूस और यूएसए। तो मछली दुनिया में सर्वाधिक चीन में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो चूंकि उस समय 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र कहाँ मिलता है आप बताइए हिस्ट्री में, वो मिलता है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 जनपद की जानकारी मिलती है। तो उन 16 जनपद में से पूछ लिया है कि उत्तर प्रदेश में कितने जनपद मिलते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा सी, यानी कि 8। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद मिलते हैं, ये संख्या आपको याद रखनी। और ये मैं इसलिए भी आपको करा रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ इन सब का एग्जाम का नेचर रहा, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं साइंस का क्वेश्चन है फिजिक्स से कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। ऑप्शन है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, और इनके कोड दिया है एक में अधिक, दो में अधिक, एक दो दोनों में समान और कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दो में अधिक। यानी कि जब दो बल्ब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनमें प्रतिरोध बहुत ही कम होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक, ये जो फिजिक्स आपने थोड़ी बहुत पढ़ी, आपने पढ़ी अगर होगी, फिजिक्स में होता है कि जिसमें प्रतिरोध होता है तो उसकी चालकता घट जाती है। तो इसी प्रकार अगर समांतर क्रम में है तो उसकी चालकता अधिक होगी क्योंकि प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसमें रोशनी भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां सवाल हमारा क्या है। 20वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, आपको बताना है। ये फिर वही आ गया कि कब कौन सा अधिनियम बना था। ठीक है, इसमें आपको बताना सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 में, ये सही है, आपको पता है 2013 में भारत में कंपनी एक्ट चलता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में, ये आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो ये गलत है क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम 1878 में नहीं बना था, बाकी सारे सही हैं कि साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विरासत सहयोग के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है। ये हृदय स्कीम जो है आपको मैं बता दूं, ये भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत ये भारत में अलग अलग टूरिज्म स्पॉट बना रहे हैं, अलग अलग टूरिस्ट प्लेस को। तो आपको बताना है उन्होंने 12 टूरिस्ट प्लेस भारत में चयनित किए थे, तो उस इन 12 में से कौन सा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन है आगरा, गया, पुरी और वारंगल। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आगरा। ठीक है, आगरा को हृदय सूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 22वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं। फिर वही सवाल आ गया कि कौन सी योजना किस मतलब सुमेलित नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये सब आपके लिए एक तरह से डोमेन का काम करते हैं। डोमेन मतलब इन सवालों से आप ये सीख सकते हैं कि कौन सा किस तरह के क्वेश्चन आर में पूछे जा रहे हैं। हालांकि 2021 का पेपर पिछले जो उससे पहले पेपर हुए थे उन सभी से टफ भी आया था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं। आप मोदी सरकार की लगभग 2014 के बाद की सारी योजनाएं, कौन सी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, उन सभी को वर्ष के मुताबिक जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, एक आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो ये है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, ये 2003 में नहीं शुरू हुई, तो यही गलत है, बाकी सारी सही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ये इसमें कोई भी क्रम से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मैं आप पेपर देख के आपको पता चला, इसीलिए मैं पेपर ही लेके आपको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इसका मोटा मोटा आइडिया रहे। पेपर लेके सवाल कराने का एक फ़ायदा ये आपको पता है कि किसी के बाद भी कोई भी सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इन्होंने रीजनिंग का एक सवाल डाल दिया और रीजनिंग और मैथ के भी 15-20 सवाल आते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा नहीं, मैं उसके आंसर बता दूंगा। ठीक है, मैं इसमें टोटल आपको जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल लेटर में अगर लिखे जाएँ तो एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई देंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए आप कौन से रीजनिंग वाले स्टूडेंट को ये पता होता। तो इसका आंसर है 11 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं 26 में से जो कि शीशे में भी वैसे ही दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपको बताना है। स्टेटमेंट एक कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से
अधिक था, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत में 1919 में भारतीय सिविल सेवा अलग करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और 1941 में चूंकि परीक्षा भारत में ही होने लगी थी, तो 1941 के समय में ऐसा समय आया था जब भारतीयों की संख्या प्रशासन में यूरोपियों से ज़्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25वां सवाल देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ए 40%, ठीक है। अगला देखते हैं 26, दक्षिण एशियाई देशों के लिए भारत द्वारा 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपको बताना है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27वां सवाल कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा फिनोल एवं फ्लेवोनाइड। तो तुलसी के पौधे का जो औषधि महत्व है वो होता है फिनोल और फ्लेवोनाइड के कारण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, ये फिर रीजनिंग का सवाल दे दिया इन्होंने, बीच बीच में रीजनिंग के सवाल डाल रखे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। तो ये तो रीजनिंग का एकदम सिंपल सवाल जवाब है, इसका जवाब चेयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चेयर में आई आता है और आई टीचर्स में नहीं होता है। अगला देखते हैं 29वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित नहीं है। ये करंट का सवाल है, उस टाइम पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही थी, इसलिए इन सबको आपको लोड नहीं लेगा। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन सी है, 2, 3 और 4 स्ट्राइक छोड़ के, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि करंट के सवाल अभी इन सबको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जीएस के सवालों पे स्टैटिक वाले पोर्शन पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। 30वां सवाल हम देखते हैं, इसका क्या सही जवाब है कि फसल और वो फसल किस देश में पैदा होती है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है, आपको सुमेलित नहीं वाला बताना है। तो सुमेलित नहीं में रबड़ थाईलैंड में पैदा होती है, ये एकदम सही जवाब है। कहवा मंगोलिया में पैदा होता है, ये भी एकदम से अ, कहवा मंगोलिया में। जैतून स्पेन में, ये सही है। और गन्ना ब्राज़ील, ये भी सही, ये गलत है। कहवा जो है वो मंगोलिया में पैदा नहीं होता, ये ब्राज़ील में पैदा होता है, ठीक है। तो ये गलत जवाब है, ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, यानी कि सही, ठीक है। अगला देखते हैं 31वां सवाल क्या कहता है कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। ये भी करंट का सवाल है, आप इसको छोड़ सकते हैं, हालांकि इसका जवाब है न्याय आपके द्वार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है पीटर मुंडी, क्योंकि फर्नाओ डोमिंगो पायस और दुआर्ड बारबोसा ये सारे पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है। पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाल का निवासी नहीं था, ये स्पेन ये फ्रांस का निवासी था, ठीक। अगला देखते हैं 33वां सवाल हमारा क्या कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी विद्रोह ये हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन में है सुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह और राजा महिप नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजा चेत सिंह। अगला देखते हैं कि भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये 2020 में ना वो जो 3 किसान बिल लेकर के आए गए थे, जिसको भारत सरकार ने वापस ले लिया था, उसमें ये पूछा गया कि इनमें से किसका जिक्र नहीं है। तो ये भी करंट का ही सवाल है। आप हालांकि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का जिक्र नहीं था, इसी कारण किसान लोग जो दिल्ली में आकर के इसका विरोध कर रहे थे। अगला देखते हैं 35वां सवाल कि निम्नलिखित में से किन या किस राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये चूंकि राजतंत्र होता था और राजतंत्र में भी जनता ने इनमें से किन शासकों को चुना था, ये आपको बताना है। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है, गोपाल जो पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, उसकी हत्या हो गई थी, और उसकी हत्या के बाद इस गोपाल को जो है वो जनता ने चुन करके बैठा दिया था। और नंदीवर्मन पल्लवल्म, इसको भी जनता ने चुना था। तो यानी कि 2 और 4 ये सी में है, ये सही जवाब है, बाकी किसी को जनता ने नहीं चुना था। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का आपको बताना मुख्यालय कहाँ है। तो ये हो जाएगा लीमा, पेरू में, क्योंकि पेरू से ही आलू का आविष्कार हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। और भारत का राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। काकोरी कांड, इसमें जो फांसी राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, ये किस शहर में दी गई थी। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अगला देखते हैं कि ये अगले जो हैं वो खेल लिखा गया है।
तो सवाल पूछा कलारीपट्टू, थांग ता, मखलम्ब और गतका। आपको पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इनमें से किन किन खेलों को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है कि ये चारों के चारों शामिल किए गए हैं, ठीक है। कलारीपयट्टू, थांग ता, मखलम्ब और गतका, ये सभी के सभी जो है वो खेलो इंडिया में शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि ये उसी समय शामिल किए गए थे, तो ये करंट का सवाल था करंट में। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये किन कौन सा खेल किस किस राज्यों में मतलब होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे गतका पंजाब में होता है, कलारीपयट्टू कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। थांग ता कहाँ होता है, मेघालय में। मखलम्ब कहाँ होता है, मतलब मध्य प्रदेश में होता है। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित समूह में कौन सा एक अलग है। ये हालांकि लिखा तो टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग है, लेकिन ये अलग समूह वाला पूछता तो ये रीजनिंग का सवाल होता है। अब बताइए इसमें से कौन अलग है। इसमें अलग है न्यूयॉर्क। क्यों अलग है? क्योंकि टोक्यो, लंदन और बीजिंग ये अलग अलग देशों की राजधानियाँ हैं, और न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है, अमेरिका का केवल एक शहर है, ठीक है। अगला 40वां सवाल देखते हैं कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप 10 दिनों से अधिक तक उपवास रहते हैं तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। बाकी कुछ भी अधिक घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज कम होता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बताना उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको ना नेपाल के साथ सीमा करने साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के सभी जिले याद कर लेने हैं और कितने हैं। फिर इंडिया के अंदर की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ, उधर बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ। आपको ओवरऑल यूपी की जो मैपिंग है, आउटर लाइन जो है कि किस किस राज्यों के साथ, और देश तो एक ही है नेपाल के साथ, कौन कौन से जिले और कितने जिले लगते हैं। जैसे आपका जो सोनभद्र है वो आपको याद रखना है कि वो भारत का एकमात्र जिला है, और यूपी का भी एकमात्र जिला है जो चार चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे नेपाल की बात करी गई, तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों की सीमा लगती है। इसमें से इन्होंने ऑप्शन में दे दिया है कि कौन किससे किस, जैसे बलरामपुर से लगती है, श्रावस्ती से लगती है, लखीमपुर खीरी से लगती है, पीलीभीत से लगती है, ठीक है, बहराइच से लगती है, श्रावस्ती से लगती है, और कौन सा लगता है, एक कोई छूट रहा है, नहीं हो गए पूरे, 7 के 7 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया नेपाल के साथ सीमा साझा कौन, इसमें कुशीनगर नहीं है। अगला हम देखते हैं मिलाने वाला है कि लोकगीत और गायन का अवसर, कौन सा लोकगीत किस गायन के अवसर पर गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जो चैती है, चैती चैत के महीने में गाया जाता है, तो ये हो जाएगा मौसमी गीत, ठीक है। अगला है कजरी। कजरी जो है वो विवाह एवं मौसमी गीत है, कजरी शादी ब्याह में गाया जाता है। अगला फिर है रसिया। रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है, आपको याद रखना है, ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। और फिर है सोहर, ये संस्कार गीत है, ये शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। अब तो इस प्रकार इनके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 43वां सवाल कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार कर और उन्हें कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना ये रिजर्व बैंक के सारे गवर्नर थे, कौन किसके बाद कौन गवर्नर आए। यहाँ पे कालानुक्रम बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो जो सबसे पहले इनमें से थे वो थे डॉक्टर आई.जी. पटेल, नंबर 1 पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद थे डॉक्टर सी रंगराजन, फिर थे डी सुब्बा राव, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं 43वां सवाल, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई जाए, ये उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से संबंधित है। विद्याधर, माहिल, आल्हा, परमार। तो इसका सही जवाब है आल्हा, क्योंकि अगर आप इसको लय में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये आल्हे की लाइन है, ठीक है। तो ये आल्हा इसका सही जवाब हो जाएगा। 45वां हम देखते हैं कि कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों को मिलाना है, कौन से अधिवेशन का किस साल हुआ था, ठीक है। तो जैसे 1916 का कानपुर अधिवेशन हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ठीक है। और मेरठ अधिवेशन हुआ था 1900, ये आपका हो जाएगा 1946 में। हाँ, मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था। कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसमें कि सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। और बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं नदी का प्रदूषण मापा जाता है। आपको बताना नदी के प्रदूषण को निम्न में से किससे नापते हैं। तो ये जल में घुली ऑक्सीजन, इसको बीओडी कहते हैं, उससे द्वारा जल का प्रदूषण, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल कितना प्रतिशत है। आपको बताना है वर्किंग फोर्स जो है वो कितने परसेंट है यूपी की, ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23.7%। ठीक है। अगला देखते हैं सवाल कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। ये करंट का सवाल है, हालांकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासिक। अगला देखते हैं मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। जो मकड़ियाँ जो जाला बना देती, वो जो रेशम होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गोशामर रेशम, उसको गोशामर रेशम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं 50वां सवाल कि ये भी आपको बताना, ये सब सुमेलित दिया गया है, आपको बताना इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, आप पॉज करके आंसर इसका बताइए, उसके बाद मैं इसका सही जवाब देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 या 4, यानी कि ये सबके सब सही लगाए गए। चुकंदर में चीनी पाई जाती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, कपास में सेल्यूलोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज होता है। ठीक है। अगला देखते हैं 51वां सवाल कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिया गया, बताना है इसमें से कौन सही है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो सही और सही नहीं है, सुमेलित या सुमेलित नहीं, इन पर विशेष ध्यान देना होगा। एग्जाम में आप इसको पेन से डार्क कर लेंगे, क्योंकि अक्सर नहीं होता और नहीं पे हम लोग ध्यान नहीं देते। खैर, इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही। इसमें स्टेटमेंट कहता है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये ईंटों से बना है, भीतरगांव का, कानपुर में जो कि स्थित मंदिर है। ठीक है। अगला देखते हैं 52वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि राज्य दिया है और उस राज्य में पाए जाने वाले गर्म झरने दिए गए हैं। ठीक है, तो हिमाचल में मणिकर्ण झरना है, ये सही है। उड़ीसा में ताप्तापानी झरना, ये भी सही है। और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी झरना है, ये भी सही है। गुजरात में नारायणी झरना नहीं, ये गलत है, तो यही वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं मोनो क्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, ये आपको बताना है कि हालांकि पर्यावरण का सवाल है, तो इसका सही, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ रटने वाली चीज़ है। F.E. क्लेमेंट्स ने इस मोनोक्लाइमैक्स या एकल चरम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला देखते हैं 54वां सवाल कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये भी करंट का सवाल है, हालांकि इसका सही जवाब है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विदेशी यात्री लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि भारत भ्रमण ये किस किस वर्ष में आए थे, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो फायान था वो 399 से 414 ईसा पूर्व में आया था, ये सही है। वहनसांग 629 से 645, ये भी सही। इत्सिंग जो है वो 679 695 नहीं, इत्सिंग जो है आपको याद रखना ये फाहियान के बाद आया था, लेकिन वहनसांग से पहले आया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अल मसूदी जो कि अरब यात्री है 997 में आया था, ये सही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इत्सिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से अगला देखते हैं कि इसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो इसका सही जवाब है लहना। लहना है गुरु अंगद देव। लहना को ही बाद में गुरु अंगद देव कहा गया था जब वो गुरु बन गए थे, और इन लहना को गुरु नानक ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है। अगला देखते हैं 57वां सवाल कि ये दिए युद्ध दिए हैं और कौन सा युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, और सॉरी सुमेलित करना है इसमें। ठीक, तो इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था, ये 1780 से 84 के बीच हुआ था। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये 1750 से 54 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपको बताना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 के बीच हुआ था, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 80 के बीच हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप देख रहे हैं युद्धों का भी पूछा गया कब क्या, तो यानी कि आरो यारो में जो कब हुआ था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसकी स्थापना कब हुई थी, कौन कब अध्यक्ष बना था, नहीं भी आपको अगर डेट याद तो कम से कम किसके बाद कौन हुआ था ये ज़रूर याद होना चाहिए। तो आप जब ये सब पढ़ेंगे तो आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। हालांकि आप अगर लूसेंट रेडी कर लेते हैं तो लूसेंट में ये सब डेट वाइज दिया हुआ है, और मैं आगे आपको अन्य सवाल कराऊँ उससे पहले मैं बता दूं, मैंने अपने चैनल पे लूसेंट कराना शुरू कर दिया। आप मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट लूसेंट की प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट की वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही रोचक ढंग से अलग अलग चैप्टर वाइज सारे करा रखे हैं और आगे कराए जा रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर अब अगला 58वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। आपको बताना सबसे कम मलिन बस्तियां वही जो झुग्गी झोपड़ियां शहर में होती हैं, उसमें बताना है सबसे कम कहाँ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे कम मलिन बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने फिर रीजनिंग का दे दिया है कि ये शब्दकोश के अनुसार आपको बताना है
जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। इसमें शब्दकोश में कौन, इसमें वही अगर आपको ए से जेड तक वो आपको क्या पता ही है कि कौन सा किसके बाद आता है, वही आपको लगाना है। तो ये आप लगा लेंगे। ये रीजनिंग का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा कंक्लूजन, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं भारतीय, ये भी करंट का सवाल है कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 स्थानों में सम्मिलित नहीं है। सिक्किम, गोवा, उत्तराखंड ये शामिल है और पंजाब सम्मिलित नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61वें नंबर को देखते हैं। तो ये सवाल है कि काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। ऑप्शन है गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। तो आप बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भिंडी की। ठीक है, काशी लालिमा जो है वो भिंडी की प्रजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। ये भी रीजनिंग का सवाल है कि निम्नलिखित आकृति में से लुप्त संख्या बतानी है। ये आप लगा के बताइए कि इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर होगा डी, 6 नंबर इसमें आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से किसे माना जाता है। ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सिंधु और गंगा का मैदान। आपको बताना इनमें से कौन जो है वो भारत का हॉटस्पॉट है। तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट होते हैं, उनमें से इसमें एक दिया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक जैव विविधता है। इसके अलावा हिमालय है, उसके अलावा सुंडालैंड और वो म्यांमार बर्मा वाला इलाका और अंडमान निकोबार। ये कुल 4 भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। अगला देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। आपको बताना इसमें सही जवाब क्या है। तो ये एकदम सही सा है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बाकी सबसे हाइड्रोजन सल्फाइड वाला वो उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन है हमारा कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो ये तो ऐसे सवाल होते हैं कि आप वहीं पे लगा सकते हैं, क्योंकि 1993 में कौन कौन शामिल था या नहीं था ये हमें नहीं पता होता है। तो इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इतना पुराना जाके कौन याद करता है। खैर, इसका आंसर है बी, संथाली। हालांकि अगर आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा लगा लेंगे, क्योंकि संथाली जो है वो हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ सालों पहले शामिल हुई है। तो अगर आपने उतना पुराना पढ़ रखा तो आप इसको लगा पाते। तो इसका ऑप्शन है बी। अगला देखते हैं कि यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनको मिलाना है कि किस पंचवर्षीय योजना को कौन सा मॉडल कहा गया है। ठीक, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको बताना है ये किस मॉडल पे थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना तो वो जो थी वो थी हैरोल्ड डोमोर मॉडल। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, जिसमें कृषि वगैरह को बढ़ावा दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने इसको लागू किया था। तो पीसी महालनोबिस के नाम पे महालनोबिस मॉडल था और ये भारी उद्योग के लिए मशीनरी वगैरह के लिए लाया गया था। ठीक है, और तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी एस चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, और जो चतुर्थ थी वो अशोक रुद्र मॉडल थी। और इस प्रकार यहाँ पे अगर इस कॉम्बिनेशन को देखें तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट देखते हैं 67वें क्वेश्चन को कि इसमें खनिज दिया है और उद्योग बड़े पैमाने पर कहाँ पे किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी किस खनिज का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है, ये एक का एक से मिल जाएगा। कॉपर का जो प्रयोग है वो बिजली का सामान बनाने में किया जाता है, ये आपने देखा होगा, बिजली के तार कॉपर वगैरह के बने होते हैं। फिर बॉक्साइट का जो प्रयोग है वो हवाई जहाज के निर्माण में करते हैं और मैग्नीज का इस्पात में करते हैं। तो इस प्रकार ये आमने सामने सही है और इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68वां नंबर। ये फिर रीजनिंग का सवाल आ गया है। ये रीजनिंग में आपको बताना है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 और ना ही बाद ना ही 9। ये सब आप श्रेणी सीरीज वाले सवाल हैं, आप इनको लगा सकते हैं। इसका मैं सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे 2 युग्म बनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये भाषा दी है और देश लिखा कि किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, यानी जो गलत होगा वो हमें बताना होगा। ठीक है, तो डेनिश जो है डेनमार्क में बोली जाती है, ऐसा आपको पता है, इसी को हॉलैंड कहते हैं। डच नीदरलैंड में बोली जाती है, ये भी सही है। सॉरी, डेनमार्क को नहीं, नीदरलैंड को हॉलैंड बोलते हैं। मंदारिन चीन में बोली जाती है, तो उसकी भाषा ही है। और जो भाषा है वो थाईलैंड की भाषा नहीं है, गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप ना जैसे इन सब ये प्रीवियस ईयर करने से क्या फ़ायदा है कि आप देख रहे हैं इसका डोमेन कहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये देशों की राजधानियाँ भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देशों की राजधानियाँ याद कर लेंगे, उन देशों में कौन सी मुद्रा चलती है ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब सवाल भी ROR में बनते हैं। हालांकि ये राजधानी मुद्रा वगैरह पीसीस में नहीं बनते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए देखते हैं 70वें सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती, ये आपको बताना है। तो सोन नदी क्या उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। आप बताइए इसमें यूपी में कौन सी प्रभावित नहीं होती। तो इसका सही जवाब है गंडक नदी।
क्योंकि गंडक नदी जो है वो नेपाल से प्रवाहित होती हुई आती है। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है, सॉरी प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? इसमें भी प्रभावित लिख दिया गया है, जबकि प्रवाहित होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा जो साझा करते ज़िले हैं वहाँ से निकलती हुई ये बिहार में जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये नहीं बहती है, ठीक है? अगला देखते हैं हम। अगला फिर रीजनिंग का इन्होंने सीरीज का सवाल दे दिया और पूछा है कि ये सब संख्याएँ लिखी और पूछा है कि इन संख्याओं में कौन सी एक संख्या गलत है जो सीरीज को एकदम से कंप्लीट पूरा नहीं कर रही, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 168 जो है ये गलत है, ठीक है? आप ये रीजनिंग वाले और मैथ वाले सवाल लगा लेंगे, ठीक है? मोस्टली इसमें रीजनिंग के सवाल आते हैं। आप लोग जो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो आप मोस्टली इनके सवाल लगा पाएंगे। और इसमें रीजनिंग के बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत भी आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप लगा लेंगे। और हम यहाँ पे जीएस के सवालों को देख रहे हैं। अगला देखते हैं 72वां क्वेश्चन का है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। विद्युत से आप ये मत समझिएगा कि ये जो सवाल है ये साइंस का सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है रीजनिंग का सवाल है। वो ऐसे दे देते हैं कि अगर विद्यार्थी का संबंध टीचर से है तो खिलाड़ी का संबंध कैसे होगा, इस टाइप से पूछते हैं। तो ये रीजनिंग वाले सवाल होते हैं। इजी इजी से आप बताइए, विद्युत किस में बहती, तार में बहती, और पानी किस में बहता है, पानी पाइप में बहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 73वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है? आपको बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा होती है, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल एवं गैस, गैर वाणिज्यिक जानवरों का गोबर, और पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है, ठीक है? तो नंबर 1 जो प्राथमिक ऊर्जा है ये ज्वारीय ऊर्जा नहीं होती है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा होती है और इसमें सुमेलित नहीं बताना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 74वें सवाल को। 74वां सवाल हमारा रेलवे से संबंधित है कि भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क बनाना। आपको बताना है इसमें से कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 75वां सवाल हिस्ट्री से कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल बादशाह ने किस बंगाल के सूबेदार को अंतिम रूप से नियुक्त किया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र बंगाल की घोषणा कर दी थी और स्वयं ही वो शासक बनने लगे थे। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? ये बहुत ही ईजी है। आपने अगर प्लासी और उसके आसपास का समय पढ़ रखा है तो ये सवाल लगा लेंगे। इसका सही जवाब है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया था बंगाल का सूबेदार। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट एक है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुराण स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त अन्न जो कृषि है वो अन्न, जौ और धान है। आप बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमें सही वाले बताने हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं इसमें स्टेटमेंट एक सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीनतम जो प्राप्त जौ और धान के साक्ष्य हैं वो यूपी से नहीं मिले हैं, बल्कि वो अ, अ, क्या बोलते हैं उसको, सिंधु सभ्यता में वो मिले हैं। बलूचिस्तान वाले एरिया जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले हम सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 77वां कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट एक कहता है कि भारत में गन्ने उत्पादक का सबसे बड़ा हब है कौन? उत्तर प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। अब ये स्टेटमेंट दिए आपको, ये विकल्प दिए, आपको बताना है कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, ये सही है। और दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक ये भी सही है। लेकिन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि ये पश्चिम बंगाल है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि डी वाला सही जवाब है। अगला हम सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, उस समय था, अब चर्चा आएगा तो आप इस सब टाइप के वर्तमान वाले सवाल देख लेंगे। जैसे आप अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री का एक इंडेक्स आता है ना, कौन सा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है शहरों का, उस हिसाब से आप देख लेंगे। और नीति आयोग का एक आता है सस्टेनेबल सिटीज़ की रैंकिंग, वो सब आप देख लेंगे करंट की। ये 21 की है तो 21 के हिसाब से इसका जवाब तिरुपति था, ये सही जवाब है, ठीक है? अगला देखते हैं 19वां सवाल। इसमें फिर राजधानी मिलाने को देख दिया गया। ऊपर भी एक और सवाल था राजधानी मिलाने की, राजधानियाँ खूब सारी पूछी जा रही हैं। और आप ये भी याद रखें कि अफ्रीका के वो सारे देश और कैरेबियाई कंट्री, जो देश छोटे छोटे होते हैं और द्वीपीय देश जिन जो ज़्यादा
न्यूज़ में नहीं रहते हैं वहीं की राजधानियाँ पूछी जाती है आपसे। अमेरिका, चाइना, रूस, इंडिया, पाकिस्तान ये नहीं पूछी जाएंगी इनकी राजधानी, ऐसे देश पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, एंटीगुआ और सेंट बारमूडा, इसकी राजधानी सेंट जॉन है, ये सही है। ठीक है, डोमिनिका की राजधानी सेंटो डोमिंगो नहीं है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे एल सल्वाडोर की एल सल्वाडोरी, बहमास का नसाउ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 80वें सवाल को। ये है कि किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। आप बताइए किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं। क्यूबा, जावा, सुलावेसी और मिंडानाओ। आपको बताना है इसमें से कौन सा है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिंडानाओ। मिंडानाओ जो है वादे की भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिलीपींस के पास वही प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, और ये ऐसा द्वीप है वहाँ पे जहाँ पे चक्रवात वगैरह कम आते हैं, इसीलिए इसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल हम 81 नंबर देखते हैं कि भारतवर्ष में अधिनियम दिए हैं और ये कौन सा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। आपको बताना है इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये 1880 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये 1800 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण ये 1986 में पारित हुआ। 1800 नहीं, 1986 में हुआ। वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कब हुआ, ये 1981 में हुआ। और जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये 1974 में हुआ। तो अगर हम ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 ये आमने सामने ही सही है। ठीक है, अगले देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ये आपको बताना, तो ये अनुच्छेद 253 ही आपको रटने ही है, क्योंकि अनुच्छेद आपको रटने ही पड़ेंगे। और आर की परीक्षा में तो डिक्टो अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 253 के तहत अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता कोई हुआ है, उसूल लागू करने के लिए संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई। ये भी करंट का सवाल था, उस समय इनकी कोई किताब आई हुई थी, वो किताब थी द इंडिया स्टोरी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ये जनजाति वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो मिल जाएगा। तो ये पाई जाती है ऑप्शन सी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। ये फिरंगिया काफ़ी अगर आप बिहार के जो लोग पेपर देते हैं उनको पता होगा, लेकिन ये यूपी के आर में पूछी गई थी। आपको बताना है कि इन्होंने फिरंगिया लिखी थी और इनका क्या नाम था। मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र। इसका सही जवाब है मनोरंजन। ये मनोरंजन थे जिन्होंने फिरंगिया लिखी थी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिबूती आचार संहिता का संबंध किससे है। ये करंट का सवाल था, उस समय चर्चा में था। ठीक है, जिबूती आचार संहिता, जो कन्वेंशन होते हैं दुनिया भर में उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो जो जिबूती आचार संहिता है, इसका संबंध समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं कि नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इनके बीजों में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ये होती है 37 से 47%। ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखते हैं 88 नंबर पे, निम्नलिखित समूह में से कौन से तीन से भिन्न है। दिशा, कपास, सुई और चुंबक। अब बताइए इसमें से क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिशा, क्योंकि कपास नहीं, ये कंपास लिखो। कंपास, सुई और चुंबक ये यंत्र हैं और ये सब दिशा बताते हैं, तो दिशा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल है। अगला है इनमें से भिन्न चुनना, ये भी रीजनिंग का सवाल, आप इसको लगा लीजिएगा। ऑप्शन इसका जी आर ये हो जाएगा सही, क्योंकि ये इसमें यही है ना कि आप लगाएंगे इनके, आपको ए से जेड तक 26 के अक्षरों के संख्या क्रम याद होना चाहिए, वहीं से ये सब सवाल लग जाते हैं। अगला देखते हैं कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ब्रुनोई, तिमोर लेस्टे, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो अगर आपने मैपिंग करी होगी बर्ड की तो आपको पता होगा कि इंडोनेशिया मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन ब्रुनोई के साथ नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ब्रुनोई ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा पड़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 2091 नंबर सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरोही क्रम बताना। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ और सबसे ज़्यादा किस में है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी हमें बतानी है, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो बताइए आप इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में। उससे कम नागालैंड में, उससे कम मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इन सब में सबसे कम। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 92 नंबर सवाल, कि फल और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा। ठीक है, तो देखते हैं आम सबसे ज़्यादा कहाँ पाए। आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, लीची सबसे ज़्यादा पाई जाती है बिहार में। बिहार का मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। नारियल केरल में पाया जाता है और सेब जम्मू कश्मीर में। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये खैर इजी सवाल था, आप ऐसे ही लगा लेते। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो इसका जवाब है 1797 ईस्वी में
प्रयागराज पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, प्रयागराज वाला जो किला है, ठीक है। आपको इसमें सन याद रखने हैं क्योंकि सन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। शहरी वेधशाला नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर को शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसे कहते थे? कोतवाल, दरोगा, आमला और जमींदार। आप बताइए, ये 18वीं सदी की बात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दरोगा। दरोगा जो है कंपनी की शानो शौकत की देखभाल करता था, ठीक है। अगला देखते हैं कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो अब बताइए इसमें से। भारत में देखिए, यूपी में दो प्रकार की पॉटरी चलती हैं, एक ब्लैक पॉटरी और एक खुर्जा पॉटरी। तो इसमें ब्लैक पॉटरी वाले को पूछा गया है कि जीआई टैग जो ब्लैक पॉटरी था वो किस स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निज़ामाबाद। ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है निज़ामाबाद और खुर्जा पॉटरी के लिए कौन फेमस है? अलीगढ़, ठीक है। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं 97 नंबर सवाल। इसमें ये सब दिए हुए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि इसमें क्रम लगाना है कि कौन सा। वही बात है, अगर आपको सन याद है कि किस सन में कौन सी घटना हुई थी तो आप इस सन को, इसके क्रम को लगा पाएंगे। आप बताइए सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कब क्या हुआ था। 97 नंबर का क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, क्योंकि आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1917 में हो गई थी, 1918 में हो गई थी। और ये करजन वाली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, ये सब 20 के बाद में दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने अली लाल का तो सबसे बाद ही में किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, और उसके बाद होता है खुदीराम बोस को फांसी, और उसी के विरोध में फिर किया जाता है करजन वाली की हत्या, और अंत में अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल तो 1930 के बाद ही निकाला था। तो आपको अगर मोटा मोटा अंदाज़ा है कौन सी घटना कब कैसे हुई थी तो भी आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ते और देखते हैं 98 नंबर सवाल को कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? आपको बताना है न्यूनतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका एकदम सही जवाब है दमन एवं दीव। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी गई है, अगर यहीं पे ये राज्यों की बात करेगा तो वहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वंदन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? ये आपको नहीं रटना है क्योंकि ये 2021 के करंट का सवाल था। इसका हालांकि सही जवाब नागालैंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्जा हासिल किया है, ठीक है। तो सबसे कम नगरीकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 19% है, बाकी सब यहाँ पे ग्रामीण इलाका है, ठीक है। ये आपको याद रखना। आपको 2011 की जनगणना वाले जो फैक्ट मिल रहे हैं वो याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एज इट इज भी पूछे जा सकते हैं, और बाकी आपको उत्तर प्रदेश की लगभग, उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की लगभग जनगणना 2011 वाली थी, उसको कंप्लीट करना है। मैं भी अपने चैनल पर आपको आने वाले टाइम में करा दूंगा जनगणना या यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारे 40 क्वेश्चन और रह गए, उनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये योजनाएं दी हुई हैं और आपको इनको क्रम में लगाना, कौन सी योजना कब शुरू हुई थी। ये भी उस टाइम पे करंट में न्यूज़ में रहती हैं, वो सब योजनाएं पूछ ली गई हैं, ठीक है। तो इनका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ये थी की विलेज स्कीम प्रोग्राम, KVS जिसको बोलते हैं, ये सबसे पहले आई थी। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम आई थी, CDP आई थी, और उसके बाद ये प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति आई थी, और अंत में ये आई थी जिला ग्राम्य अधिकरण, DRDA जिला स्तर पर स्थापना, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति में किया जाता है। गूटी आप समझ रहे क्या होता है? पौधों को काट कर उसमें मतलब पौधे काट देते हैं और उसके बाद उसको पॉलीथीन या कपड़े वगैरह से बांध देते हैं, तो उसको बोलते हैं गूथी लगाना। आपको बताना ये किस लिए किया जाता है। ये किया जाता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। टोंगा, तुवालू, ताहिनी और तीनियन, ये सब ज्योग्राफी के हैं और ये टफ क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि ये पेपर ऐसे शब्द आ जाते हैं वहाँ पे ऑप्शन पता नहीं चलता। खैर हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तीनियन, ठीक है। तीनियन इसका भाग नहीं है पोलिनेशियन द्वीप का। बाकी सब, पोलिनेशिया जो है ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप पड़ता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो तुवालू और टोंगा, ताहिनी इसी के भाग हैं और ये इसका भाग नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अगले सवाल में
इसका स्टेटमेंट एक कहता है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा कहता है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। इसकी स्थापना फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में नहीं हुई थी, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 105वें नंबर सवाल को कि निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है भिलाई। भिलाई किसी भी नदी के किनारे नहीं है, बाकी सब नदी के किनारे हैं। ये जमशेदपुर वगैरह जो है ये सब दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं। झारखंड से संबंधित सवाल पूछा है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा और मछली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडा। अंडा में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगले सवाल को देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक सही है और दूसरा गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो त्यागी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागी थी और वे असहयोग आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं, वो भाग लेना नहीं चाहते थे। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पशु है और पशुओं की नस्ल बतानी है, ठीक है, वो लिखी है, आपको बताना नहीं, मतलब बताना कौन सी नस्ल गलत लिखी हुई है। तो ये है भैंस का भद्रावती, गाय का सिंधी, बकरी का जमुनापारी और भेड़ का थारपारकर। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए इसमें गलत है। भैंस का भदावरी नहीं होता है, ठीक है, और गाय का तो सिंधी होता है, आपको पता है, बकरी का जमुनापारी भी होता है और मेड़ का थारपारकर होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं तो 109वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहिम समझौता के हस्ताक्षर करता है? यह अब्राहिम अकॉर्ड उस समय न्यूज में था 2020-21 के समय में, इसीलिए पूछ लिया गया है। अब यह नहीं पूछा जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच हुआ था। अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता करी थी। डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं? इसमें वही बाइट के जीबी टीबी जो होता है मोबाइल में हमारी मेमोरी, उसको पूछा गया कि किसमें कितना बिट्स होता है या बाइट होता है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट नहीं होता है, वो मेगाबाइट होता है, ठीक है। एक अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, इसमें गीगाबाइट और किलोबाइट में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका सी सही है क्योंकि ये गलत है। क्यों? गीगाबाइट कहते हैं जीबी को, तो 1 जीबी में 1024, इसमें केबी लिखा है, तो केबी थोड़ी होता है। 1024 केबी तो 1 एमबी में होता है और 1 जीबी में होता है 1024 एमबी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल था। अगला देखते हैं पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर इसको कहते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये एकदम सही जवाब, सरल जवाब है इसका, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित। भांड पाथेर जो है ये लोक नाट्य है जम्मू कश्मीर का। अगला देखते हैं कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है? ये उत्तर प्रदेश इसमें सर्वोच्च स्थान पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई, वो जो हमारे वहाँ अपने वहाँ बोरिंग वगैरह लगती हैं उसकी बात करी गई है, तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, क्योंकि ये तो रटने वाले हैं, आपको रटने ही है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो योजना उस समय चर्चा में थी, इसका उद्देश्य विकलांगों के लिए आई थी। मैं आपको एक लाइन में बता दूं, तो इसका नदियों से, राष्ट्रीय एकता, इससे कोई संबंध नहीं है, विकलांगों से थी, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? आपको ना ज्योग्राफी में जितने भी भारत की ज्योग्राफी है उसमें जितने भी चोटियाँ हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी श्रेणियाँ हैं, नदियाँ हैं, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, ये सब एकदम रट लेना है। अगर आप मेरी वीडियोज़ में मेरे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको ज्योग्राफी फैक्ट की 4 वीडियोज़ मिलेंगी। आप उनको अगर देख लेंगे ना, तो आपका लगभग जितना भी ज्योग्राफी का फैक्ट हो सकता है, इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ, वो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक। बाकी आप कहीं और से भी कर सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो करना ज़रूरी है, इसलिए आप उसको करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। धूपगढ़ चोटी ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो धूपगढ़ की चोटी है, ये विंध्य की सबसे ऊंची चोटी भी आपको याद रखना, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, सॉरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित नहीं है? ये ब्रेंट क्रूड और ब्रेंट ऑयल वगैरह आप सुनते रहते होंगे, न्यूज़ में अक्सर आता है जब तेल के दाम वगैरह बढ़ जाते हैं पेट्रोल वगैरह के, तो इसी से आप तेल से समझ गए होंगे कि इसका संबंध जो है वो कच्चे तेल की कीमतों से है। तो अब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड पार्क किस स्थान पर शुरू किया? ये भी करंट का सवाल है। जून 2021 में इटली
ये इसका बस आंसर, आप करंट वाले सवालों के बस केवल आंसर जान लीजिए, उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो ये फरीदर में उसने शुरू करा था। अगला देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद, ये भी करंट का है, उस समय शुरू हुई थी। तो आपको बताना है डी मिर्जापुर में, ठीक है, ये शुरुआत हुई थी। लेकिन इन सब सवालों से आपको पता है क्या सीखना है कि इसी टाइप की सेवा अगर वर्तमान में कहीं शुरू हो रही है, या कोई ऐसी सेवा जो संपूर्ण जनमानस को प्रभावित कर रही, सरकार उस पर खूब ध्यान दे रही, उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की, तो उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। खैर अगला देखते हैं 119वां सवाल कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर, ठीक है। अगला देखते हैं कि डावेंसी प्लस एंड वेरिटास द्वारा नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं, ये कहाँ पे जाएंगे या किससे संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। ये जो है ये वेरिटास एंड डावेंसी प्लस, ये शुक्र ग्रह वाले मिशन हैं, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं। ऑप्शन में है काशीनाथ सिंह, नीरजा जाधव, अब्दुल बिस्मिल्लाह और अजय मिश्र। इसका सही जवाब है अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है। इन्होंने उपन्यास लिखा था झीनी झीनी बीनी चदरिया। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। आपको ये ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब पढ़नी है तो उसमें आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय होते हैं, कितने प्रकार की समानताएं हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको न्याय पूछा गया, तो भारतीय समाज में केवल 3 प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको किसी प्रकार का सांस्कृतिक न्याय नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। आप ऑप्शन पढ़िए और आप बताइए इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ये सही नहीं है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो लिखा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही सही है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसमें आप बताइए न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्राज़ील। इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे अपनी 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। इसके दरबार में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला देखते हैं फसल चक्र से संबंधित सवाल। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट एक है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, फसलीदार फल के बिना बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि अगला फिर ये आ गया कि ये सब कब कब स्थापित हुई थी, इसमें आपको क्रम से लगाना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, ये भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। फिर होता है सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी, और फिर आता है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी, और उसके बाद अंत में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना करी गई। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो कौन सा किसान कहलाता है, आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा वो लघु किसान होता है। याद रखना वो मध्यम नहीं है, बड़ा नहीं है, सीमांत नहीं, वो सबसे छोटा है, ठीक है। एक गुप्त कोड में संदेश में होटल को 300 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में बोर को क्या लिखा जाएगा। ये वही रीजनिंग का सवाल हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 160। अगला देखते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जर्मन वाच की प्रदर्शित करती है जलवायु जोखिम, ठीक है। अगला देखते हैं कि 132वां सवाल कौन सा सही नहीं है। 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराई होती है, नहीं वो हरे रंग के लिए होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। मिलियन मतलब किसकी आबादी 10 लाख से, मिलियन का मतलब होता है जिसकी आबादी 10 लाख हो गई या उससे अधिक है। तो आपको बताना इनमें से किसकी आबादी 10 लाख से कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुरादाबाद। अगला देखते हैं कि ये मेले लिखे हैं और आपको इसमें मेले में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर गलत है। तो आपको मैं बता दूं कि बलदेव छठ का मेला जो है पूर्वांचल में नहीं लगता है, ये लगता है उधर क्या बोलते हैं उसको, पश्चिमांचल में, ठीक है। ये पश्चिमी यूपी में लगता है। अगला देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है।
भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र, वो तो आपको पता ही होगा, एकदम सिंपल था, है सेवा क्षेत्र, उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र और फिर आता है कृषि क्षेत्र। ठीक है। अगला सवाल है कि सबरी संकल्प का अभियान ये किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान। सबरी संकल्प अभियान पोषण से निपटने के लिए था। ठीक है। फिर ये रीजनिंग का सवाल आ गया, इसमें आपको वर्ग और त्रिभुज कितने हैं ये आपको बताना है। ठीक है। ये वर्ग और त्रिभुज गिनने की ट्रिक्स होती हैं, रीजनिंग में ये आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है। खैर मैं इसका सही जवाब बता देती हूँ, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 3 वर्ग हैं इसमें और 18 त्रिभुज हैं। ठीक है। अगला देखते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक है ये पढ़ने के लिए, नॉर्मल लोगों को भी, हम सबको पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, आपको अगर भारतीय संस्कृति समझना है तो आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी। अगला देखते हैं, मिट्टी और राज्य से मिलान करने को ये दिया गया है। ठीक है। तो देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसा कि हम सबको पता है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, क्योंकि कपास यहीं पे होता है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी आंध्रा में पाई जाती है और मरुस्थलीय तो राजस्थान में पाई जाती है। एकदम ईजी सा है, आप नहीं भी पढ़े होंगे तो लगा लेंगे। इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं 140वां सवाल कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1833। 1833 में बंगाल से यूपी को एज ए संयुक्त प्रांत अलग किया गया था। ठीक है। यही संयुक्त प्रांत 1950 में उत्तर प्रदेश बन गया था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये पूरा का पूरा 2021 का प्री का पेपर देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हम पेपर वाले वीडियो बना रहे हैं प्रीवियस ईयर के, नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 का जो मेंस में जीएस का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, वो वाला पेपर हम करेंगे। उसके बाद ऐसे ही करते हैं हम 17 के, 16 के और बाकी सारे प्रीवियस ईयर कर लेंगे। आपको वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को ऐसी जारी रखिए। आप अगर आर तैयारी कर रहे हैं और कर ही रहे होंगे तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी की तैयारी इसी चैनल पे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने अपने चैनल पे लूसेंट की वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। मैं कंप्लीट लूसेंट आपको करा रहा हूँ, तो आप एक एक कर लूसेंट वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट बुक ना अपने आप में पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है और वो जल्दी से पढ़ी नहीं जाती, उसके फैक्ट नहीं याद होते। तो मैं अपने तरह से उसको समझा के अच्छे से आपको लूसेंट कवर करा रहा हूँ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।